हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है संक्षारण और विकृत गंधिता। अगर आपने पहला चैप्टर अच्छी तरह से लपेट लिया होगा, लपेटने का मतलब है कि अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, तो इन दोनों टॉपिक के बारे में आप लोग काफी अच्छी तरह से परिचित होंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके स्कूल में ये दोनों टॉपिक ही नहीं पढ़ाए गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले। अगर आपको आता है तो भी सही है, अगर नहीं आता तो इसे और अच्छी तरह से जान लीजिए इसके बारे में। तो आज के इस सेशन को एंड तक देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिलेंगी जो आपको आगे जाने में मदद करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है उसका नाम है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। आज की इस वीडियो में इन दो चीजों के बारे में जानने वाले हैं हम लोग, विकृत गंधिता और संक्षारण के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर संक्षारण क्या होता है। सबसे पहले टॉपिक होने वाली है संक्षारण। आखिर संक्षारण किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या है, यह किस कारण से लगता है, यह किसके उदाहरण है, इन सब चीजों के बारे में एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। नम वायु की उपस्थिति में नम वायु की उपस्थिति में धातु की ऊपरी सतह का कुलसित हो जाने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है संक्षारण। नम वायु की उपस्थिति का मतलब है कि ऐसा वायुमंडल जिसमें वायु भी उपस्थित हो और थोड़ी सी नमी भी उपस्थित हो। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि धातु की ऊपरी सतह जो होती है उसका नष्ट हो जाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही क्या कहलाती है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना, किसी चीज का नष्ट होना, यानी किसी धातु की ऊपरी सतह का नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही क्या कहलाती है संक्षारण कहलाती है। चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि आखिर संक्षारण का क्या मतलब है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने बता दिया कि संक्षारण का क्या मतलब है। नम वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का, ये नहीं है कि केवल लोहा ही रहेगा, लोहा के अलावा आपको चांदी तांबा जैसी धातुएं भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम वहां पर केवल विशेष धातु को नाम लेकर नहीं बोलेंगे, बल्कि सभी धातुओं का नाम नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम उसका एक नाम ले लेते हैं। कॉमन जो होता है उसे धातु कहते हैं। तो धातु हम लोग नाम लेंगे कि नम वायु की उपस्थिति में किसी धातु की ऊपरी सतह का कुलसित या फिर नष्ट हो जाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है संक्षारण कहलाती है। इतना लिखने के बाद आपको आगे चीजें बताऊंगा। नम वायु की उपस्थिति में नष्ट हो जाने की जो प्रक्रिया होती है संक्षारण कहलाती है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर संक्षारण का क्या करना है, इसकी क्या परिभाषा है। अगर संक्षारण पूछेगा तो इतनी चीजें लिखनी है, इसके नीचे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि संक्षारण के कारण क्या होता है ना, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है और इसके कारण क्या होता है कि जो धातु होती है ना उसकी ऊपरी सतह पर एक भूरे या फिर लाल रंग की परत जम जाती है। भूरे लाल रंग की परत जम जाती है, या फिर आपको काली परत देखने को मिल सकती है, या फिर आपको हरी परत देखने को मिल सकती है। यानी आपको किसी विशेष रंग का नाम लेकर नहीं करना है, आपको एक ऐसा नाम लेना है जो कि सभी धातुओं के लिए क्या हो, लागू हो। जैसे
मैं कह दूं कि संक्षारण के कारण धातुओं की ऊपरी सतह पर एक प्रकार की परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है। आपको इस तरह से करना है, एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया लोहे पर क्या होती है, जंग लगना कहलाती है। ये जो प्रक्रिया होती है ना, यही क्या कहलाती है, लोहे पर जंग लगना। अगर आपसे कोई पूछे कि संक्षारण अलग है और लोहे पर जंग लगना क्या है, अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक ही चीजें संक्षारण और लोहे पर जंग लगना नहीं है, बल्कि दोनों चीजें क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि संक्षारण के कारण धातुओं की ऊपरी सतह पर एक अलग प्रकार की परत जम जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जंग या फिर रस्ट कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातुओं पर जंग लगना कहते हैं। सॉरी, मैंने लोहा बोल दिया था। धातु पर क्या होता है, जंग लगना कहलाता है। संक्षारण के कारण धातुओं की ऊपरी सतह पर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है। परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया धातुओं पर जंग लगना कहलाती है। यहाँ तक चीजें हो गई होंगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ। आखिर उदाहरण क्या है, आप लोहे पर देखते होंगे कि जब लोहे को खुला वातावरण में रख दिया जाता है और लगभग 3 से 4 महीनों बाद आप उस पर देखेंगे ना, तो उस पर आपको लाल भूरे रंग की एक परत दिखाई देगी जमी हुई, जिससे क्या कहेंगे, जंग। वही क्या होता है, जंग। अगर मैं बात करूं चांदी की, तो चांदी पर भी आप कभी कभार काली परत जमी हुई देखते होंगे, तो वह भी एक प्रकार की क्या है, जंग है। वहीं अगर मैं तांबे की बात करूं, तांबे के बर्तन में आप लोग अगर डेली पानी रखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कभी कभार उसके अंदर एक हरी रंग की परत जम जाती है, वह भी क्या है, एक जंग है। यानी मैंने आपको कुछ धातुओं के नाम बताए और उनमें किस किस तरह के जंग होते हैं, यानी कौन कौन से रंग के जंग होते हैं, इनके बारे में भी बताए। यहाँ से पॉइंट्स डायरेक्ट उठकर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि चांदी पर किस तरह की, किस रंग की परत जमती है। तो किस रंग की परत जमती है, काली रंग की। वहीं पर आपसे पूछ सकता है कि तांबे के बर्तन में जिसमें हम पानी पीते हैं, उसमें संक्षारण के कारण किस रंग की परत जमती है, तो उसमें किस रंग की परत जमती है, हरी रंग की परत जमती है। ये चीजें आपको लिख देनी है उदाहरण में। ये ऐसा ही आपको लिखना है कि संक्षारण के कारण लोहे पर लाल भूरी रंग, कॉपर पर हरी रंग, और आपको चांदी पर काली रंग की परत देखने को मिल सकती है, देखने को मिलती है। संक्षारण के कारण लोहे पर लाल भूरे, चांदी पर काले, वहीं तांबे पर हरी रंग की परत देखने को मिल सकती है, देखने को मिलती है। वहीं तांबे पर
देखने को मिलती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि संक्षारण क्या है। इससे संबंधित हर एक पॉइंट्स को मैंने बता दिया कि संक्षारण क्या, उदाहरण क्या लिखना है, और इसके नीचे भी आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखना है, इसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बता दिया। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है अजीब, गंध का मतलब होता है गंध, यानी जो भोज्य पदार्थों से, कौन सा भोज्य पदार्थ हम जिन्हें हम अपने खाने के रूप में ग्रहण करते हैं, इन्हें भोज्य पदार्थों से जब अजीब गंध आने लगती है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। यानी विकृत मतलब अजीब, गंधिता का मतलब गंध। भोज्य पदार्थों से कब अजीब गंध आने लगेगी, जब उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब हो जाएगा जब वे बासीपन हो जाएंगे तो उनमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, और यही जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। और ऑक्सीकरण के जो कारण जो होता है, संक्षारण भी होता है। यानी ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है, संक्षारण की प्रक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है, विकृत गंधिता की प्रक्रिया होती है। यानी दोनों प्रक्रियाओं के होने के लिए उत्तरदायी कौन सा कारण है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो होती है वो उत्तरदायी होती है। किसके लिए, संक्षारण के होने के लिए और विकृत गंधिता के होने के लिए। टोटली चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, आप चीजों को समझिए बल्कि रटे ना। यानी अब अगला पॉइंट होने वाला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया कि विकृत का मतलब अजीब, गंधिता का मतलब होता है गंध। जब भोज्य पदार्थों से अजीब गंध आने लगती है तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, और यही जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। यानी जब किसी भोज्य पदार्थ की ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, वही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। और जब वह भोज्य पदार्थों का विकृत गंधिता हो जाएगा ना, तो उसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों में से एक अलग प्रकार की गंध आने लगती है, और उनका जो स्वाद होता है ना वह चेंज होता है। पहले स्वाद कुछ और रहेगा, लेकिन यह प्रक्रिया होने के बाद उनका जो स्वाद होगा वह कुछ और रहेगा, उनकी गंध भी क्या होगी, बदल जाएगी। किसी खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गणिता के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाता है। यानी आपको चीजें यहाँ तक लिखनी है। अगर आपसे संक्षारण पूछेगा तो आपको केवल इतनी चीजें लिखनी है। अगर आपसे विकृत गंधिता पूछता है तो आपको इतनी चीजें लिखनी है। अगर आपसे दोनों चीजों के बारे में पूछता है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा हेडिंग बनाकर। अगर आप इतना लिखते हैं तो माँ कसम कर रहा हूँ
कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप ऐसे चीज़ों को लिखते हैं, क्योंकि एकदम पूरा जिस तरह से एग्ज़ाम में लिखा जाता है उस तरह से मैंने लिख कर बताया। हेडिंग उस तरह से बनाई है, उस तरह से मैंने राइटिंग में लिखा भी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, कहीं ग्रामर की गलतियाँ भी नहीं आपको नज़र आएँगी, 1-2 नज़र आएँगी, तो आप अपने से बना लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।